Hello friends, welcome to the Hindu analysis of 8th December 2020. Today the first article which we are going to discuss is the Supreme Court's nod for the Central Vista inauguration. Now what do you mean by this Central Vista inauguration? Central Vista is the new parliament building and the offices of MPs which are going to be constructed near this building, that is the Central Vista project. It is going to be started in this month and it will be completed by the 75th Independence Day. So on 2022 August 15th, by that time the new parliament building will be completed. The Supreme Court allowed the foundation stone laying ceremony of a new parliament building to go ahead as scheduled on December 10 after the government gave an undertaking to keep its abeyance the construction or demolition of the buildings and shifting trees in the Central Vista areas for now. यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट को गारंटी दिया था कि हम लोग कोई ट्रीज को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पहुंच रहे हैं एंड वी आर नॉट डिमोलिशिंग द एज ओल्ड एंड द हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड वी आर गोइंग टू टेक इट एवरीथिंग इन ए वेरी प्रॉपर ऑर्डरली एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर. ऐसे कई सारे चीज़ों ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना हाँ कह दिया. नाउ द बेंच एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर विद द गवर्नमेंट फॉर aggressively continuing the construction, demolition and shifting of trees even as questions concerning the legality of the Central Vista project were in the court. यानी कि अब कोर्ट में ये चीज़ चल रही है कि क्या रियली ये प्रोजेक्ट लीगल है, क्या सारे परमिशंस इसको मिल चुके हैं और बाकी सारे चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन हो रही है देन हाउ कैन यू डायरेक्टली गो एंड talk about this project is the biggest question which is posed by the Supreme Court to the government. You are constructing, you are going with demolitions, you are shifting the trees, इतने सारे चीज़ आप लोग कर रहे हो, लेकिन क्या इसके लिए सारे परमिशंस हैं? वो सबसे बड़े प्रश्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था. They thought they are dealing with a prudent litigant and deference will be shown. वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग एक छोटे मोटे लॉयर से डील कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सुप्रीम कोर्ट से डील कर रहे हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है उसके बारे में भी उसको ज़रूर हम लोग बताएंगे, ऐसे कह रहे थे द सुप्रीम कोर्ट. दे हैव शोन डिफरेंस टू यू एंड एक्सपेक्टेड दैट यू विल एक्ट इन ए प्रूडेंट मैनर. दैट मीन्स यू विल एक्ट इन ए different manner or you will act in a simple manner. The same difference should be shown to the court and there should be no demolition or construction. अगर ऐसे ही हरकतें आप सुप्रीम कोर्ट से ही करेंगे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई डिमोलिशन नहीं होगा. Solicitor General after receiving the instructions from the government apologized to the court and gave an undertaking that no physical changes would be made in that area. यानी कि कोई भी बड़े बदलाव हम लोग नहीं लेके आने वाले हैं, ऐसा एक अंडरटेकिंग दिया था, यानी कि एक रिटन स्टेटमेंट दिया था. अगर अब उसके बावजूद भी कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया तो क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनाग्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे भी सोचना पड़ेगा. देन देर विल बी नो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन और फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों को काटना, कुछ बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ना या कुछ नए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, ये सारे चीज़ें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इंटरोगेशन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा. और इसलिए सॉलिसिटर जनरल जी ने ये भी कहा था कि फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड, यानी कि जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम होता है सिर्फ वो ही होगा. ज़्यादा फिजिकल चेंजेस जो है फिजिकल रूप में, यानी कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लेके आने वाला है. नाउ
Central Vista redevelopment project. The central government recently tried to justify its decision to construct a new parliament building under the proposed Central Vista redevelopment project in the Supreme Court. One of the issues raised by the petitioners was if it's possible to refurbish and use the existing parliament building. यानी कि आप लोग अभी लगभग 1000 करोड़ तक खर्च कर रहे हो, क्या अभी जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ आप क्या वापस दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो? अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़रूर उसको कीजिए ताकि थोड़ा बहुत पर्यावरण को भी उसकी वजह से भलाई हो, ऐसा कह दिया था पिटिशनर्स ने. और सेंट्रल ने क्या कहा था? अंडरलाइनिंग द कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, द सेंट्रल टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द क्वेश्चन वेदर और नॉट टू हैव ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज ए पॉलिसी डिसीजन विच द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू टेक. यानी कि क्या एक नए संविधान की भवन या एक नए पार्लियामेंट की भवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है. पॉलिसी डिसीजन सारे कौन लेंगे? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट विल टेक ऑल द पॉलिसी डिसीजंस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, but not the Supreme Court. So that's why the central government very clearly told the Supreme Court, हमारा काम हम लोग करेंगे, आपका काम आप कीजिए. The government had taken an important policy decision to construct a parliament complex and a central secretariat as the existing one is under tremendous stress. अभी जो फिलहाल के लिए हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो लगभग 100 साल पुराना है और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो भी ब्रिटिश समय का बिल्डिंग्स है और उन बिल्डिंग्स में से कई सारे बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. तो इसलिए अब हमारे गवर्नमेंट ने क्या सोचा था? हमारे गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि कुछ नए बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे ताकि उस बिल्डिंग की वजह से क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक सॉल्व होगी, ताकि ये अभी बिल्डिंग्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी. And the project cannot come up to Noida or elsewhere but on Central Vista. यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में नहीं बल्कि अभी जो फिलहाल के पार्लियामेंट के बिल्डिंग है उसके नज़दीक में ही होना चाहिए. और कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी. नाउ द फर्स्ट वन इज इट इज़ ए प्री इंडिपेंडेंस बिल्डिंग. द करंट बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन 1927 टू हाउस द लेजिस्लेटिव काउंसिल and not intended to house a bicameral legislature that the country has today. यानी कि ये जो बिल्डिंग है वो सिर्फ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त जो होती थी, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ उसको बनाने के लिए ये शुरू किया गया था. लेकिन अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं. सो इसलिए अब ये बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया और सारे लोगों के लिए ये बिल्डिंग अभी फिट नहीं हो रहा है. एंड लैक ऑफ स्पेस, द करंट बिल्डिंग विल बी अंडर मोर स्ट्रेस व्हेन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा आर राइज्ड. ऑलरेडी बोथ द हाउसेस आर पैक्ड एंड द मेंबर्स हैव टू सिट ऑन प्लास्टिक चेयर्स व्हेन जॉइंट सेशंस आर हेल्ड, दैट विल डिमिनिश द डिग्निटी ऑफ द हाउस. जब कई सारे देशों में इतना लैविश बिल्डिंग्स हो रहे हैं उनके पार्लियामेंट में, बिकॉज द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ द फेस ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं. तो वो जो फेस है इसको हम लोग एक और तरह भी बोल सकते हैं कि इट इज़ ए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी हम लोग कह सकते हैं. द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स लाइफ रिसाइड्स इन द पार्लियामेंट हाउस. सो दैट्स वाई जब जॉइंट सेशंस हो रहे हैं तब ऑर्डिनरी चेयर्स में लोगों को बिठाना, दुनिया में जब बाकी सारे देशों का मीडिया भी इसको फोकस करेगी वो अच्छा नहीं लगेगा हमारे देश के लिए. एंड देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स लाइक द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग डज नॉट कन्फर्म टू फायर सेफ्टी नॉर्म्स. फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अगर नहीं कंप्लाई करेगी तो देश के सारे इंपॉर्टेंट नेता वहीं पे होंगे. प्रधानमंत्री, अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द VVIPs एंड द पॉलिटिकल हेड्स ऑफ इंडिया will be present in the very same room, and if there is no proper safety norms, that can be a tremendous risk to the entire country. Then water and sewer lines are also haphazard.
क्योंकि वो पुराने तरह का बिल्डिंग है और उसका हेरिटेज वाली नेचर है, यानी कि इसकी पुरानियत की वजह से ये जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें अराइज हो रहा है, जैसे कि वाटर एंड सूवर लेन्स, क्योंकि उस वक्त जो सुएज सिस्टम थे उस हिसाब से इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन आज के ज़माने में कितना ज़्यादा बदलाव आया है और इस बदलाव को हम लोग नज़र में रखते हुए नया बिल्डिंग जो है उसको बनाना चाहिए। एंड देर आर ऑल्सो सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द वेक ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक शोज दैट इट इज़ वल्नरेबल एंड ऑल्सो नॉट अर्थक्वेक प्रूफ। ये बिल्डिंग अटैक्स के लिए वल्नरेबल है, अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है इस बिल्डिंग में। दैट्स वाई दिस बिल्डिंग शुड बी लेफ्ट ऑफ एंड ए न्यू बिल्डिंग हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। और cost advantage, many central ministers have housed in different buildings with the result that the government ends up paying rent for many of them. The new building, a central new secretariat will help avoid this. जब सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह होंगे, अनेक बिल्डिंग्स के बदले में सिर्फ एक ही बिल्डिंग में सारा ऑफिसेस होंगे, so that will completely close the rents which now the central government is paying, and all the organizations or ministries will be under a single umbrella that will be helpful for quick governance. And there is also some environmental benefit. The fact that people and officials have to run around the city to different ministries also increases traffic and pollution, क्योंकि अगर एक मिनिस्टर जा रहा है तो नेचुरली क्या होगा, ट्रैफिक को रोका जाएगा। इफ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, नेचुरली ट्रैफिक विल बी स्टॉप्ड. So when multiple ministers, multiple MPs and other influential persons are going across the streets, that will create a lot of traffic congestion and that indirectly will lead to pollution. Now if everyone is in the same building, no need to roam around, so it will save lot of time and it will also have some ecological benefits. The project also proposes interlinking of metro stations विच विल मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स. जब व्हीकलर ट्रैफिक और भी ज़्यादा कम होने वाली है तो ये और भी बढ़िया बात है. नाउ व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म फॉर दिस? द अपोजिशन, द एनवायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड सिटीजन्स, दे हैव राइज्ड मेनी कंसर्न्स इवन बिफोर द पैंडमिक ब्रॉट इन एक्स्ट्रा इश्यूज़. यानी कि ये जो कोरोना की वजह से कुछ इश्यूज़ अभी आए थे, उससे पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हमारे अपोजिशन लीडर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट्स और सिटीजन्स, काफ़ी सारे लोग हाईलाइट किया था. एंड दे हैव क्वेश्चन द लैक ऑफ स्टडीज़, यानी कि क्या आप लोग सही तरह से इसको अध्ययन किया, इसको एनालिसिस किया और इसका नीड जो है उसको सही तरह से क्या आप लोग सच्ची में कुछ किया था? नहीं तो आप बस सोचे थे कि एक नया बिल्डिंग होना चाहिए और आप लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसका असर इन एनवायरनमेंट, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर कैसा पड़ेगा उसके बारे में भी इनसे पूछा गया था. सेवरल की अप्रूवल्स फॉर द प्रपोज्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. दिस लेड टू द एलिगेशंस ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. नॉर्मली अगर 2-3 महीने लगने वाले प्रोसेस जो है अब 5-10 दिन में हो गया था. वाई इज इट पुश्ड सो क्विकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड इज इट रियली हैविंग complete transparency is what these people are now worried about, and they are highlighting the same points. They argue that in the situation created by the pandemic, the project must be deferred as the country cannot afford at this time. आज की ज़माने में 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो सकती है, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ सकती है. It can be very severe impact on our country, so that's why it is not advised to have it at this particular point of time, is what all the people are saying. Next, तो अगला हमारा आर्टिकल है ट्रांसजेंडर्स के बारे में. ऑलरेडी ट्रांसजेंडर्स के डिटेल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे NCRB को एक बार पूछा था, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे. So the National Crime Records Bureau will indicate the transgenders as a separate third gender in the annual publication of prison statistics from 2020. सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को पूछा था और इन लोगों ने उस पर रिएक्ट करके अब ट्रांसजेंडर्स को एक अलग थर्ड जेंडर के रूप में वहाँ पे दिखाने के लिए अपना जो एग्रीमेंट है वो इन लोगों ने दे दिया.
Additional Solicitor General informed the Supreme Court bench that the NCRB has issued a communication to all the states as well as union territories to include the data of transgender prisoners in the prison statistic reports from 2020 onwards. इस साल से लेके हुए अगले साल में और अगले आने वाले साल में जो भी इन लोगों का रिपोर्ट्स होंगे उन रिपोर्ट्स में 3 genders मेंशन होंगे. They will be classified as male, female and transgender. So far, the Prison Statistics of India, which collects the annual data on prisoners across the country, has been doing it under only 2 categories, the male and female, and now they are adding the 3rd category, that is the transgender. Now, the National Crime Records Bureau intends to include transgenders in the gender classification of prisoners from this year, and accordingly, they will be classified into 3 categories. So this is something important when you talk about the LGBTQ rights. In that context, this is something which is a proper form of recognition given to them. You can keep it as the one of the foremost example which give some sort of recognition in the national level to the transgenders, where there will be a separate column for them. नेक्स्ट आर्टिकल इसका कंटिन्यूशन ही है. नाउ देर विल बी एन ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रिजन स्टैटिस्टिक्स विद दिस न्यू डेटा. द NRCB also conducted a 2-day online training for training of trainers on prison statistics India on December 3 and 4, in which trainees were sensitized about the inclusion of transgender in the gender classification. इस जेंडर क्लासिफिकेशन जो अब हम लोग कर रहे हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करने वाली बात जो है उसके बारे में ऑलरेडी इनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया गया था. जब इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी तो नेचुरली वो लोग अब थोड़ा उसके बारे में ध्यान रखेंगे एंड दे विल बी रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस एज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट. इन द व्यू ऑफ सबमिशन, द हाई कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ ए पिटिशन बाय लॉ ग्रेजुएट सीकिंग रिकग्निशन ऑफ ए सेपरेट 3rd जेंडर इन द PSI. जो केस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि एक लॉ ग्रेजुएट ने हाई कोर्ट में एक केस डाली थी कि 3rd जेंडर को अलग सा रिकग्नाइज करना पड़ेगा. जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड करने की आदेश दे दिया और उनको ट्रेनिंग्स भी रख दिया, तो इसलिए इस पिटिशन को हाई कोर्ट ने कंप्लीटली क्रॉस कर दिया था. और पिटिशनर ने कहा था कि जब तक NCRB प्रॉपर सेक्स टू प्रिजन इनमेट्स सही तरह से नहीं रखेगी, दे माइट बी ट्रांसजेंडर्स, देर इज़ नो प्रॉपर गारंटी ऑफ देयर सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स. नाउ बेसिक ह्यूमन राइट्स में सबसे पहली होती है टॉयलेट. नाउ दीज पीपल, द ट्रांसजेंडर्स हैव टू शेयर द टॉयलेट विथ some other gender people, maybe a male or a female, which may not be comfortable for both transgenders and also the other gender people with whom they are kept. And also there are some constitutional rights and the civil rights which are ensured to each and every citizen of the country irrespective of their gender. वो भी अब खतरा में आएगा, तो इसलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सोच के समझ के करना पड़ेगा. So that's why the petitioner argued that until there is a proper classification, nothing is gonna happen and nothing is going to change the lives of the transgenders. अगला जो आर्टिकल है फॉर्म लॉस के बारे में, केरला टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2 days. 2 दिन में केरला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है. द केरला गवर्नमेंट विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर्म लॉस इन 2 days. 2 दिन में इसके खिलाफ जो केरला के गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के एगेंस्ट एक पिटिशन डालने वाली है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन डायरेक्शंस टू द एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल कौन होता है? स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर. ओके. और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको क्या कहते हैं हम लोग? अटॉर्नी जनरल. In central government we have attorney general who is the lawyer of central government. और स्टेट्स में हम लोगों का होता है एडवोकेट जनरल who is the lawyer of the state governments. Now the state government of Kerala has already given directions to
their lawyer, that is the advocate general, to check the options for filing a case against the laws. अगर हो सके तो हम लोग इन कानूनों के खिलाफ कुछ केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए ऑलरेडी एडवोकेट जनरल को बोल दिया था. द यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. द गवर्नमेंट वुड नॉट इम्प्लीमेंट द लॉस इन द स्टेट and the government is ready to face any consequences in Kerala, and the Kerala government is planning discussions with other states to join the protest. बाकी स्टेट्स के साथ अगर उनके मदद भी मिलेगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा केरल के लिए. एंड केरला could definitely what it can do, it can garner and gather more and more support against the farm bills so that they can put some more pressure on the government of India. Kerala will take an alternative policy of opposing the corporates through cooperatives. अभी सबसे बड़ा एलिगेशन इस फार्म बिल्स को लेके क्या है कि दे आर पेविंग वेज टू द कोऑपरेटिव्स. बट अब यहाँ पे क्या होगा, केरला विल टेक एन अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑफ opposing these corporates through the cooperatives. Now the bills are eligible to be supporting corporates. Now the Kerala will improve cooperatives as an opposing measure to the corporates. The state will use its legislative power to form laws for the protection of farmers, because remember one thing, agriculture, it is in the state list. So that's why the states can make their own laws in the same thing. The Prime Minister's office have already started a move to nullify various farm development boards such as Coconut Development Board, Rubber Board, Coffee Board, Tea Board and Spices Board. और इसकी वजह से और भी ज़्यादा नाराज़ थी केरल की गवर्नमेंट. So that is the article about Kerala trying to go to Supreme Court अगेंस्ट द फार्म बिल्स. अगला जो आर्टिकल है वो है एक रिपोर्ट में जहाँ पे यूएस एंड चाइना आर्म्स एंड एमिनिशंस यानी कि जो वेपन मार्केट है उसमें अपना डोमिनेंस जो है वो कैसा दिखा रही है, इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल है. द यूएस एंड चाइनीज कंपनीज डोमिनेटेड द ग्लोबल आर्म्स मार्केट इन 2019, वाइल वेस्ट एशिया जो अब तक इस चीज़ में बहुत कम देखने को मिली है, it made its first appearance among the 25 biggest weapon manufacturers, a report by Stockholm International Peace Research Institute, जिसको हम लोग shortly SIPRI भी कहते हैं. Out of the total sales, 61% of the sale is only by one country, that is the United States, and next is China with 15.7%. Literally 75% of the trade is dominated by only these two countries. And the world's top 25 manufacturers are from mainly these two countries. The total sales by the top 25 manufacturers rose by 8.5%, which is more than the growth rate of some hundreds of countries together. And it is 50 times the annual budget of UN peacekeeping operations. यानी कि आप ऐसा मान के चलिए UN peacekeeping operations $100 billion खर्चा कर रही है, तो ये 100 into 50 that is $5,000 million. That is 50 times of what the peacekeeping forces are spending. उससे भी 50 गुना ज़्यादा है इसमें. तो इससे हम लोगों को ये चीज़ पता चलता है कि how the fear and the distrust and mistrust, दो शब्द distrust and mistrust, a sense of suspicion between the countries is becoming what? It is becoming a, you can say a boon. ये ऐसा हो रहा है कि एक देश को एक जैकपॉट लग रही है दूसरे देशों की डर की वजह से. Now the 6 US companies and the 3 Chinese firms which are in the top 10, rounded out by Britain's BAE Systems in 7th spot. सो टॉप 10 में 6 यूएस के कंपनीज है, 3 चाइना के कंपनीज है और एक ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑल्सो द 2 बिगेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स स्पेंडिंग.
यानी कि ये लोग प्रोडक्शन में भी टॉप थे और स्पेंडिंग में भी टॉप ही थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इनके सामने ही या इनके देशों में ही हो रही है और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा उनसे खरीद भी रहे हैं. So that is something which is even more important. US has dominated the market for decades, but the China, whose company's sales rose by almost 5% in 2019. This increase corresponds to the implementation of the reforms to modernize the People Liberation Army from 2015. तो चाइना का कहना ये है कि हम लोग अपना आर्मी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको PLA ऑफ चाइना भी कहते हैं, इसको हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं और इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेपन्स प्रोक्योर कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि इन ऑर्डर टू ट्रबल फ्यू कंट्रीज, चाइना इज सप्लाइंग weapons to other countries and China is procuring many weapons also for its own internal security as well as for aggressive policy. जब आपको पता है कि दूसरे देश के पास इतना सारे weapons है तो naturally आप लोग क्या करेंगे? If you want to attack or if there is a war-like conditions, naturally you will be in a defense mode. In modern day warfare, that small defense mode is enough for the other country to come over and also to take over all the things. So that's why that is a matter of concern for all the countries. The US companies like Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics clinched the top 5 spots, and China's Avik, Setsi and Norinco held the spots 6, 8 and 9. एंड US ग्रुप L3 Harris Technologies इज इन द 10th प्लेस. तो ये सारे वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे जो टॉप 10 में हैं. यूरोप रिमेन्स ए बिट डिस्पर्स्ड, बट इफ वी कंबाइन ऑल द यूरोपियन कंपनीज टुगेदर दे कुड हैव यूरोपियन कंपनीज द सेम साइज एज दैट ऑफ US एंड चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स. यूरोप में क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कई सारे कंट्रीज की वजह से डाइवर्सिफाई हो गया था, नहीं तो इन दोनों से कंपेरेबल साइज में ही यूरोपियन कंपनीज भी है. Now Airbus of Europe has ranked 13th, Thales has ranked 14th. They boast of the international presence, that too in a strongest level, and it is represented in 24 countries ahead of US Boeing. ये जो एयरबस है ये US के बोइंग से भी आगे है. इससे हम लोगों को पता चलता है कि यूरोप में भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर है. एंड द वेस्ट एशियन सरप्राइज, European countries are more internationalized than others, and for the first time a company from West Asia became top 25, that is Edge, a company of UAE, was formed by a consolidation of 25 defense entities in 2019 and it became today's world's 25 top most weapon manufacturers. That shows the importance of new organizations and how new organizations are making waves. एक चीज़, अगर ये सारे आर्म्स मार्केट अगर ये अच्छी तरह ग्रो हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि वायलेंस एंड पीस, वायलेंस बढ़ जाएगी और पीस को खतरा होगा. सो दैट्स वाई वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. हम सब लोगों को दिमाग में यही होना चाहिए कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की वजह से कितने इनोसेंट लोग मर जाते हैं and lot of other things follow. So that's why it is very important to control the number of these people who dominate this arms market. In the 22 और the 22nd spot, 22वीं spot में एक कंपनी है जिसका नाम है Edge. It is a good illustration of how the combination of high national demand for military products and services with a desire to become less dependent on foreign supplies is driving growth of arms companies in the Middle East. क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर ओन्ड बाय वेस्टर्नर्स और द चाइनीज. सो दैट्स वाई नाउ दीज पीपल दे आर ऑल्सो फॉलोइंग देयर ओन policy of becoming self-reliant, that is Atmanirbhar, and they are setting up their own manufacturing units. The CIPRI also noted that the French group Dassault, जिससे हम लोग क्या लिए थे, रफाल लिए थे, it has shot up from 38th to 17th place.
बिकॉज ऑफ रफाल फाइटर जेट्स की एक्सपोर्ट इन 2019 में डफॉल्ट एविएशन या डफॉल्ट इंडस्ट्रीज जो है, सॉरी डसॉल्ट इंडस्ट्रीज, इस डसॉल्ट इंडस्ट्रीज भारत को रफाल फाइटर जेट्स भेजी थी और उस वजह से वो लगभग हाफ आ गई थी, उनका रैंक 38th पोजीशन से वो 17th पोजीशन आ गई थी. दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ सच ए बिग एंड मैसिव डील with some private company. Meanwhile, two Russian companies were also in top 25. They are Almaz Ante in the 15th position and United Shipbuilding in the 25th. These two are the Russian companies which had a spot in the arms and weapons manufacturing. So that is about this article. In the next article, what are we going to see? Let us check it out. अगला जो आर्टिकल है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी अलाउड इन लक्षद्वीप. सो विद द एंटायर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बीइंग डिक्लेयर्ड ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया, द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज आइंग एन एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस इन कोकोनट्स एंड कोकोनट प्रोडक्ट्स थ्रू वैल्यू एडिशन, बेटर मार्केटिंग एंड ऑल्सो राउंड द ईयर प्रोसेसिंग. तो ये सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना चाहती है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप. ट्रेमेंडस स्कोप फॉर एक्सपैंडिंग द बिजनेस. अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल रही है इस दौरान लक्षद्वीप को, और इसी वजह से लक्षद्वीप अब काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है. ओवर 10 करोड़ कोकोनट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द आइलैंड इन 12,000 स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ an average size of 0.25 acre. So small patches of land is identified and there the coconut is produced. The total acreage under coconuts is around 2,800 hectares, which is very significant when we compare to the Lakshadweep's area. The nuts are processed now mostly for oil and the islands are being declared as organic agriculture area will give a boost to their business, because nowadays organic is the trend and as these people are concentrating mostly on organic, that will be an added advantage for them. At the same time there is a tremendous scope for expanding the business. इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा संभावना है या काफ़ी ज़्यादा उनको स्कोप है. At present only about 3 crore nuts are processed, but there are excess of around 7 crore nuts which are mostly sold in mainland India. यानी कि आज के दिन में सिर्फ 3 करोड़ नट्स आउट ऑफ द देर इज 10 करोड़ प्रोडक्शन, ओनली 3 करोड़ दे आर processed, 7 crore they are sold directly. If we can have an infra to process to some extent of this 7 crore, that will be having even more value addition. It will increase the shelf life and there will be lot of benefits arising because of this. So इस सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग अपना ध्यान में लगाना चाहिए. And the coconut processing industry will work only for 6 months in a year when the weather is dry. The period between May and December is when the industry comes to a standstill. When the industry is idle, the coconuts are lost. Keeping in this view, the island administration plans to introduce dryers and other machinery to utilize the nuts even during the wet months. यानी कि पूरे 12 महीने इस नट्स को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की बात भी कर रही थी लक्षद्वीप का गवर्नमेंट, बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर्स एज वेल एज रेनीस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट to extract these nuts because of the geographical landscape. So that's why now it is very important when the administration is introducing dryers and other machinery to utilize the nuts in such conditions, that is expected to increase the coconut utilization from 50% to more than 70%. If there is a 20% leap in the utilization, that means there is overall 40% growth. क्योंकि आज का दिन में अगर 10 कोकोनट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सिर्फ 5 ही इस्तेमाल हो रही है. अभी क्या होगा, 10 में से 7 इस्तेमाल होंगे. सो लिटरली इट इज़ 20% राइज in the utilization number.
and the business of coconut and coconut products is around 75 crores. 75 crore might not be a big number for us because we keep on hearing it in terms of banks and other government spending, लेकिन जो लक्षद्वीप का कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो 75 करोड़ तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है. And the volume of businesses also can also go up to about 200 crore if the measures like the one which introduced dryers and other machinery are implemented, then it will go to even more. The island's coconut farmers are also expected to benefit from the union government's one district one product, यानी कि हर एक जिला जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती हैं, एंड आवर फोकस विल बी ओनली ऑन दोज पर्टिकुलर products in that district that will create a bigger market. And इस प्रोजेक्ट में आइलैंड में पूरे आइलैंड एक ही डिस्ट्रिक्ट के रूप से ट्रीट की जा रही है, एंड कोकोनट ऑयल हैज़ बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज द प्रोडक्ट. when you identify coconut oil as the product, naturally the demand for coconut rises, so that is something which is seen as a positive development. So that's it for the day guys. See you in the analysis of 9th of December 2020. Thank you very much and Jai Hind.